नमस्कार, आर्या न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। मध्य प्रदेश के दतिया में चुनावी तैयारियों के बीच जिले में सचिव लाइन थाना क्षेत्र में 5 लोगों की हत्या से पूरा इलाका दहल गया है। जिला मुख्यालय से चंद किलोमीटर की दूरी पर रेड़ा गांव में इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। 5 लोगों की हत्या के बाद देर शाम संभागीय कमिश्नर दीपक सिंह और आईजी चंबल सुशांत सक्सेना दतिया पहुंचे, जहां उन्होंने रेड़ा गांव में बुधवार सुबह हुए सामूहिक हत्याकांड को लेकर मुआयना किया और आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अधीनस्थ अधिकारियों को निर्देश दिए। आईजी चंबल सुशांत सक्सेना कलेक्ट्रेट में मीडिया कर्मियों से हत्याकांड को लेकर कुछ भी बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। आज हमने जो बैठक की है तो मतदाता सूची के बारे में बैठक की है। मतदाता सूची में जो नाम मौजूद हैं काटने का पैसा बचेगा ना, इसमें सभी एसडीएम जो आरोप हैं और तहसीलदार के लिए उनसे बात हुई। दतिया जिले में जो आवेदन आए थे लगभग 50% आवेदन का निवारण और ऐसा बताया गया है कि शेष आवेदन वहीं कटनी कोतवाली थाना क्षेत्र के खिरहनी फाटक से पुलिस ने एक महिला को स्मैक सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला के पास से लगभग 5 ग्राम स्मैक जब्त कर गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 50,000 रुपये बताई जा रही है। पुलिस का कहना है कि महिला खिरहनी फाटक में स्मैक बेचने के लिए ग्राहक का इंतजार कर रही थी, तभी पुलिस ने दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में, नगर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्गदर्शन में कोतवाली पुलिस द्वारा खिरहनी फाटक से धनपतिया निषाद के कब्जे से 5 ग्राम स्मैक जब्त की गई है, जिसकी कीमत करीबन बाजार में 50,000 रुपये है, जिसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। जी हाँ, पहले भी पूर्व में भी एनडीपीएस के तहत मामले पंजीबद्ध रहे हैं। कहाँ से इसमें ये जबलपुर से बताए हैं, लेकिन जबलपुर में कहाँ से ये पूरा भी खुलासा नहीं हो पा रहा है। विवेचना जारी है और विवेचना में आए तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी कि ये कहाँ से। वहीं शिवपुरी पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया के द्वारा आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। इसी कड़ी में पिछोर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि सालौरा गांव में एक व्यक्ति अवैध रूप से कच्ची शराब बेचने के लिए कहीं ले जाने के फिराक में है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने व्यक्ति के पास से 28 लीटर कच्ची शराब और 2200 लीटर लाहन के साथ शराब बनाने वाले उपकरण भी बरामद किए हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को आबकारी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के बिना पहुंचे, जहां पर पीएम मोदी बिना में 5,700 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया, जिसमें बिना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स और राज्य भर के 10 नई औद्योगिक परियोजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नर्मदापुरम जिले में विद्युत और नवीनीकरण ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र सहित 10 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी और इंदौर में 2 आईटी पार्क, रतलाम में एक मेगा औद्योगिक पार्क और राज्य भर में 6 नए औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। एक तरफ आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। आप कौन से बैच में थे? दुनिया के मंचों पर हमसे मिलने के लिए ये हमारा भारत हम स्कूल के विश्व मित्र के रूप में सामने आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसे दल भी हैं जो देश को, समाज को
विभाजित करने में जुटे हैं। इन्होंने मिलकर के एक इंडी अलायंस बनाया है। इस इंडी अलायंस को कुछ लोग गठबंधन गठबंधन भी कहते हैं। इनका नेता तय नहीं है, नेतृत्व पर भ्रम है, लेकिन इन्होंने पिछले दिनों जो मुंबई में उनकी मीटिंग हुई थी, मुझे लगता है उस मीटिंग में उन्होंने आगे एक गठबंधन कैसे काम करेगा उसकी नीति और रणनीति बना दी है। उन्होंने अपना एक हिडन एजेंडा भी तय कर लिया है और ये नीति रणनीति क्या है? ये इंडी अलायंस की नीति है, एक गठबंधन की नीति है, भारत की संस्कृति पर हमला करने की। इंडी अलायंस का निर्णय है भारतीयों की आस्था पर हमला करो। इंडी अलायंस गठबंधन की नीयत है भारत को जिस विचारों ने, जिस संस्कारों ने, जिस परंपराओं ने हजारों वर्ष से जोड़ा है उसे तबाह कर दो। जिस सनातन से प्रेरित होकर देवी अहल्याबाई होलकर ने देश के कोने कोने में सामाजिक कार्य किए, नारी उत्थान का अभियान चलाया, देश की आस्था की रक्षा की, ये गठबंधन, ये इंडी अलायंस उस सनातन संस्कारों को, परंपरा को समाप्त करने का संकल्प लेकर के आए हैं। वहीं जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा सदमा है, ये बर्बादी बहुत वक्त से चल रही है, मुझे इसका अंत नहीं नजर आता। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से आता है। जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ये फसाद साथ है, इसका हल निकालना ज़रूरी है। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता हूँ। वे कहाँ से आ रहे हैं, वे दूसरे देश से भी हो सकते हैं। रोज़ हमें इस खतरे का सामना करना पड़ता है, इसका खामियाजा केवल जनता को होता है। लड़ाई से कोई मसला हल नहीं होता। पाकिस्तान ने 4 जंगें की हैं पर बॉर्डर वहीं खड़ा है, बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है। मैं समझता हूँ ये बहुत जबरदस्त, बहुत बड़ा सदमा है इस खानदान को और हमारे मुल्क को। आज आपने देखा है कि एक कर्नल साहब भी शहीद हो गए हैं, एक मेजर साहब शहीद हो गए हैं और ये जवान डीएसपी ये भी शहीद हो गए हैं। कई हैं जो आज अस्पताल में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। शक नहीं है कि ये बर्बादी जो है ये बहुत वक्त से चल रही है और इसका मुझे अंत नहीं दिखता है। आज भी देखिए कहीं रजौरी में एनकाउंटर, कहीं और एनकाउंटर रोज होते रहे और हुकूमत रोज चिल्लाती रहती है कि मिलिटेंसी खत्म हो गई। अब बताइए मुझे, क्या मिलिटेंसी खत्म हो गई? ये खत्म नहीं होगी जब तक कोई रास्ता न ढूंढा जाए जिससे अमन आ सके। लड़ाई से अमन नहीं आता है, बातचीत से अमन आता है। लड़ाई से देख लीजिए आप यूक्रेन का हाल क्या है, तबाह हो गया और कहीं भी कोई रास्ता निकल नहीं रहा है। वहां भी रूस को और इनको बात करके मामला हल करना पड़ेगा। तो अमन के लिए बातचीत किससे करनी होगी? दोनों मुल्कों में बात करनी होगी और खुद से। मुझसे बात नहीं करने से कोई फायदा नहीं है। बातचीत करनी 2 मुल्कों की है जिनमें यह फसाद है।
और जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ ये फसाद इनके साथ है। इसका हल निकालना ज़रूरी है। अगर आप ये दिखता है कि अंत हुआ है तब देख लीजिए आज जो ये हुआ है, क्या ये दिखाता है कि आतंकवाद कम हुआ है? इसको ये उल्लू बना रहे हैं। देखिए पाकिस्तान को रास आए या नहीं आए, पाकिस्तान में तो यह है, पाकिस्तान तो कहता है कि हम ये मानते नहीं हैं। वो तो यूनाइटेड नेशन का रेजोल्यूशन आपके पास फेंकते हैं। क्या कहेंगे आप उनको? वो तो कहते हैं ये फैसला हमें मंजूर नहीं है। क्या करेंगे आप? देखिए न तो मैं इंटेलिजेंस में हूँ, न मैं हुकूमत में हूँ, न मैं ये इसका जवाब दे सकता हूँ वो आते कहाँ से हैं। मैं आ तो रहे हैं और फुली ट्रेंड आ रहे हैं। आज वो बात रही नहीं। मुझे तो भी डर लग रहा है कि कहीं ये गैर मुल्की किसी और मुल्क से तो नहीं है। क्या आप ट्रेंड है, अफगानिस्तान की तरफ है? मैं उंगली किसी की तरफ नहीं उठाना चाहता। समझने वाले खुद समझ जाएंगे। खतरा है, लाख खतरा है और रोज हमें इसका सामना करना पड़ता है। पहले तो मैं समझता हूँ ये बहुत। वहीं हिंदी दिवस के अवसर पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी देशवासियों को हिंदी दिवस की बधाई दी है। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा कि हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, जिससे हमें एक साथ लेकर चलना है। हिंदी किसी भी भारतीय भाषा से ना कभी स्पर्धा थी और ना कभी हो सकती है। हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का काम करेगी। स्वराज प्राप्ति और स्वभाषा के आंदोलन एक साथ चल रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हिंदी की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए संविधान निर्माताओं ने 14 सितंबर 1949 के दिन हिंदी को देश की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। किसी भी देश की मौलिक और सृजनात्मक अभिव्यक्ति सही मायनों में सिर्फ उस देश की अपनी भाषाओं में ही की जा सकती है। हमारी सभी भारतीय भाषाएं और बोलियां हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, जिन्हें हमें एक साथ लेकर चलना है। हिंदी की किसी भी भारतीय भाषा से न कभी स्पर्धा थी और न कभी हो सकती है। हमारी सभी भाषाओं को सशक्त करने से ही एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होगा। मुझे विश्वास है कि हिंदी सभी स्थानीय भाषाओं को सशक्त बनाने का मार्ग। वहीं दिल्ली में आयोजित 63वें MCMA वार्षिक सत्र में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने हिस्सा लिया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब पराली जलती नहीं है, पराली से 1 लाख लीटर एथेनॉल बनाई जाती है, 150 टन बायो बिटुमेन बनाते हैं और आने वाले कुछ वर्षों में कमर्शियल हवाई जहाज, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर किसानों द्वारा तैयार किए गए ईंधन पर चलेंगे। और वो अब हमारे एयरफोर्स ब्राजील का 22% इथेनॉल एयरफोर्स में फाइटर जेट में डाल रहा है। हमारे अभी पानीपत में इंडियन ऑयल हम लोग उनके पीछे लगते थे। अभी प्लांट चालू हो गया। पराली जो जलती थी, इस बार देखना है मुझे विंटर में, अब पराली जलती नहीं, पराली में वैल्यू एडिशन हुआ। अब पराली से वो 1 लाख लीटर इथेनॉल बनाते हैं, 150 टन बायो बिटुमिन बनाते हैं और वो अब बायो एविएशन फ्यूल बना रहे हैं। और आने वाले समय में हमारे देश में हमने पॉलिसी अब स्वीकार की है कि हम 8% बायो एविएशन फ्यूल हम एविएशन फ्यूल में डालेंगे। और आपको बताता हूं, सुदर्शन जी वहां तक सीमित थे, अब आगे देश गया। अब आने वाले 2 साल 3 साल के बाद कमर्शियल हवाई जहाज, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर किसानों ने तैयार किए हुए ईंधन पे चलेंगे। वो दिन अब दूर नहीं है। वहीं भारत सरकार और प्रदेश सरकार के आदेशों के अनुसार भारत के सभी प्रदेशों में आयुष्मान भव अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए अलीगढ़ अधिकारी और अलीगढ़ स्वास्थ्य अधिकारी के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर आयुष्मान भव अभियान की जानकारी दी गई। इस दौरान जिला अधिकारी और जिला स्वास्थ्य अधिकारी ने जन जन तक अभियान की जानकारी पहुंचाने की अपील प्रेस के माध्यम से की।
देखिए, आयुष्मान भवा कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है 17 सितंबर 2023 से और ये 2 अक्टूबर तक चलेगा, जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्म तिथि है। इस अवधि में आयुष्मान भवा कार्यक्रम के तहत जितने प्रकार की एक्टिविटीज़ करनी है उसको विस्तार से बताया गया है। इसमें स्वच्छ भारत मिशन के तहत और आयुष्मान योजना के तहत जो गतिविधियां संचालित करनी है वार्ड स्तर पर और ग्राम पंचायत स्तर पर, उसको संज्ञानित कराया गया है। जैसे कि मैं आपको भी संक्षेप में बता दूं, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर के मध्य हम स्वच्छ सेवा पखवाड़ा चलाएंगे। सेवा पखवाड़ा में स्वच्छ भारत मिशन के तहत सफाई अभियान, छूटे हुए लोगों का टीकाकरण, बीमार लोगों का चिन्हांकन, उनको निकटतम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ले जाकर उनका इलाज कराना, आभा कार्ड उनका बनाना, आभा आईडी जनरेट करना, ताकि आगे आने वाले समय में इलाज के लिए उनको कागज लेकर न चलना पड़े और उनका एक पोर्टल तैयार हो जाए जिसके माध्यम से उनका सारी हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री उस पर स्टोर हो सके और डॉक्टर समय पर देख सकें। वहीं मुरादाबाद के तहसील बिलारी के गांव उद्रनरपुर उर्फ बीरमपुर में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की बुखार से मौत हो गई है। मिली जानकारी के मुताबिक CSC बिलारी से 3 किलोमीटर दूर बीरमपुर गांव में डेंगू बुखार का प्रकोप लगातार जारी है। 3 दिन में आधा दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत डेंगू की वजह से हो गई है, जिसकी वजह से गांव में अब डेंगू बुखार को लेकर दहशत का माहौल है। वहीं पनबस PRTC कॉन्ट्रैक्ट्स वर्कर्स यूनियन द्वारा पटियाला के बस अड्डा के पंजाब सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया गया। इसी के साथ पंजाब सरकार का पुतला भी जलाया गया। कॉन्ट्रैक्ट्स वर्कर्स यूनियन के जिला प्रधान हरकेश सिंह विकी ने बताया कि लंबे समय से वो कॉन्ट्रैक्ट्स वर्कर अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। विकी ने बताया कि सरकार किलोमीटर स्कीम को बढ़ावा दे रही, जिससे सरकारी बसों का नुकसान हो रहा है। हम अपनी मांग को लेकर लगातार सरकार से संघर्ष करते नजर आ रहे हैं। आने वाले 20 तारीख को अगर सरकार ने उनकी मांगों का हल नहीं किया तो वो हड़ताल पर चले जाएंगे। कुमार विक्के जी पंजाब रोडवेज पनबस PRTC कॉन्ट्रैक्ट वर्कर यूनियन सूबे का मीत प्रधान है। साडियां मंगां जी अक्की ते जायज़ मंगां साडियां अपनियां भी मंगां ते आम PRTC ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਆ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ, ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨੀ, 5% ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਕਰਨੀ, ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗੱਡੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ। ਮੰਗਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਰਵੱਈਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਰਵੱਈਆ ਨਹੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ। वहीं रायबरेली में थाने से ड्यूटी पर जा रहे बाइक सवार सिपाही को JCB ने टक्कर मार दी। मामला मिल एरिया थाना क्षेत्र के रायबरेली अयोध्या राजमार्ग का है, जहां पर मिल एरिया थाने में तैनात सिपाही कौशलेंद्र बाइक से अपनी ड्यूटी पर जा रहे थे, तभी पीछे से JCB ने सिपाही को टक्कर मार दी, जिससे सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने JCB को कब्जे में लेकर ड्राइवर की तलाश शुरू कर दी है। कौशलेंद्र नाम का बैग CP कांस्टेबल आया है, जो कि उम्र 27 साल है और इनकी पोस्टिंग मिल एरिया थाना में है। बाकी इनको किसी वाहन से एक्सीडेंट हुआ, जो लाने वाले भैया बता रहे हैं वाहन से एक्सीडेंट हुआ, जिसकी वजह से इनके दाहिने पैर में चोटें आई हैं और उसका टूट भी गया, फ्रैक्चर भी है दाहिने पैर में, प्लस हाथों में भी चोट है, प्लस सर में भी चोट है, जिससे लगता है हेड इंजरी है। बाकी इनको एडमिट कर दिया गया, स्थिति नाजुक बनी हुई है, इनका ट्रीटमेंट चालू है।
वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के करीब आते ही प्रदेश की सियासत पूरी तरीके से गरमाने लगी है। सत्ता और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर जुबानी जंग हमले बोल रहे हैं। दोनों ही बड़े दल अपने हाथ से कोई भी मौका हमले का छोड़ना नहीं चाहते। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर कहा कि पीएम मोदी का मध्य प्रदेश में स्वागत है। चुनाव के ठीक पहले जनता को लालच देना पीएम मोदी को शोभा नहीं देता। रेवड़ी कल्चर के विरोध में मोदी की पार्टी के ही सीएम रोज रेवड़ी बांट रहे हैं। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।